Hello everyone, welcome to DNMIT Classes YouTube channel. I'm Mr. Suskarma, your best friend, and we are going to discuss about light and its properties. जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुका है और एक वीडियो और इसी पे हम बनाने जा रहे हैं प्रकाश और उसके गुणों के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ में हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और इसके और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आज हम देखेंगे और इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे क्या होता है। हालांकि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब अलग अलग चैप्टर है लाइट के, लेकिन पहले हम एक इंट्रोडक्शन मात्र हम इसे समझेंगे। उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो आज हम चौथी पांचवी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इसका ध्रुवण क्या होता है और इसका विवर्तन, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का विवर्तन, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हेलो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लाइट जो चैप्टर है ये आपके क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का जो बुक है वो पूरा ही लाइट पे ही डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा लाइट है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और पूरे सेकंड पार्ट को इसी चैप्टर के सहारे आपको हल करना है। क्योंकि अगर आप ये पांचों प्रॉपर्टीज लाइट के नहीं पढ़ते हैं तो आपका पूरा सेकंड पार्ट ही बर्बाद जाएगा, आप उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण अब क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे यंग, थॉमस यंग इनका एक्चुअल में नाम था, इंग्लिश में टॉमस कहते हैं, थॉमस यंग। थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किए लाइट को लेके। उन्होंने एक द्विक रेखा छिद्र लिया था जिसको हिंदी में डबल स्लिट कहते हैं। आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यंग ने किया था, थॉमस यंग ने, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपको डबल स्लिट मार्केट में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल जाएगा। तो उन्होंने एक डबल सेट लिया था, वो कुछ इस प्रकार था। एक कार्डबोर्ड था जिसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद हुआ थे। ये छेद बहुत बड़े हैं, आपको जो अभी हम बोर्ड पे बना के दिखा रहे हैं ये बहुत बड़े हैं। एक्चुअल में ये छेद जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट के डेफिनेशन के साथ में। और इसी तरह से जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। तो नैनोमीटर में अगर लाइट के तरंगदैर्ध्य को देखा जा रहा है तो ये छिद्र है वो भी नैनोमीटर में होना चाहिए। इवन ये छिद्र इतना छोटा, इतना स्मॉल होना चाहिए कि आंख से बहुत बारीकी से जल्दी दिख भी ना सके, इतना छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखे इसलिए हम इतना बड़ा बनाए हुए हैं। तो थॉमस यंग ने क्या किया था, एक तरह का इसे इस तरह से उन्होंने एक डबल स्लिट लिया था और इस पर यहाँ से एक सोर्स लिया था, ऐसे एक सोर्स इस तरह से लिया था और यहाँ से लाइट इस तरह से जा रही थी। उन्होंने देखा कि ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से गोली वृत्तीय टाइप के इस तरह से प्रकाश निकल रहा है। आप देखेंगे इस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे।
अगर इस तरह से बनाते जाएं और यहाँ पर एक पर्दा लगा दें, तो थॉमस यंग ने देखा कि यहाँ जो पर्दा उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे कुछ फ्रिंज मिल रहे हैं। फ्रिंज का उनके कहने का ये मतलब था, एक्चुअली फ्रिंज नाम देने वाले वही थॉमस यंग थे। उन्होंने देखा कि यहाँ इसके बाद ऐसे लाइट इस तरह से जा रहा है, ऐसे सर्कुलर, और यहाँ जो पर्दा है वहाँ पे कुछ काली और सफ़ेद पट्टियाँ पाई इस तरह से। काली और सफ़ेद पट्टियाँ पाने का तात्पर्य यह है कि कहीं पे लाइट गिर रहा था, कहीं पे नहीं गिर रहा था, यानी जहाँ जहाँ मैंने काला किया है वो लाइट मान के आप चलेंगे कि ये सारी चीज़ें लाइट हैं। ठीक है, ऐसे देखा उन्होंने कि पर्दे पर कहीं काला है, रह जा रहा है। अब अंधेरे में पर्दा रखेंगे तो ऑब्वियसली वो तो काला रहेगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ लाइट पड़ रहा था पर्दे पे वहाँ सफ़ेद था। तो उन्होंने कहा कि लाइट को जब बहुत दो छोटे छोटे छिद्रों से गुजारते हैं तो उसके आगे पर्दे पर काली काली और सफ़ेद, काली सफ़ेद पट्टियाँ बन जाती हैं जिन्हें फ्रिंज कहा जाता है। आगे चल के इन्होंने इसका फार्मूला भी ड्राइव किया है कि फ्रिंज की चौड़ाइयाँ कैसे ज्ञात करें, चाहे वो काली पट्टी हो या फिर सफ़ेद पट्टी हो, उसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा इसकी चौड़ाइयाँ भी ज्ञात करने के फार्मूले निकाले हैं, लेकिन इसकी चौड़ाइयाँ निकालने के जो फार्मूले हैं ये हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। जो व्यतिकरण का इसका जो इंग्लिश होता है वो इंटरफेरेंस होता है। थॉमस यंग ने इसका एक पूरा चैप्टर, जो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो आपके क्लास 12 के सेकेंड पार्ट में मिल जाएगा। उसे जो फार्मूला निकाला था फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब व्यतिकरण चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिलहाल व्यतिकरण को इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से न समझ पा रहे हो तो मैंने इमेज में भी डाल दिया है, आप देख लीजिए कैसे उन्होंने बताया था कि जब लाइट इस तरह के बॉल की तरह जो सोर्स है, गोलीय सोर्स है, गोलीय स्रोत है, वहाँ से लाइट निकलने के बाद यहाँ पे दो छिद्रों से गुजरने के बाद आगे सामने जो पर्दा है वहाँ पर काली और सफ़ेद पट्टियाँ, यानी कहीं पर्दे पर काला रह जाता था और कहीं सफ़ेद हो जाता था। इसका मतलब ये है कि कहीं प्रकाश पड़ता था, कहीं नहीं पड़ता था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद। तो ये था थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में जो घटना घटित हुई, ये प्रकाश के साथ जो घटना घटित हुई उसका नाम व्यतिकरण दिया थॉमस यंग ने, जो एक महान वैज्ञानिक थे। इस तरह से व्यतिकरण की व्याख्या बहुत ही कम शब्दों में होती है। और अगर आपको व्यतिकरण की बहुत अच्छी सी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिएगा। जब हम व्यतिकरण का चैप्टर आपको बताएंगे, उसमें सिखाएंगे, तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। फिलहाल मैं सिर्फ प्रकाश के गुणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करते रहें। ठोको यार, क्या कर रहे हो। तो मैंने इमेज भी डाल दिया है, अगर आपको इस तरह से समझ में ना आया हो तो आप इमेज में देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होता है। अब चलते हैं, देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश के विवर्तन के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस यंग ने, उसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था जिसमें दो होल नहीं, केवल एक ही होल किए गए थे, और ये होल थोड़ा और बड़ा था, कुछ इस तरह से। ऑब्वियसली ये आंखों से दिख रहा है, तो इतना बड़ा होल था जिसके सामने एक इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा था उन्होंने। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है, लाइट का सोर्स उसी तरह से होता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल है,
जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल है तो जो सोर्स होगा, जो लाइट होगा, वो इसके चारों तरफ से निकलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई जैसे कि कोई बल्ब है, उससे अगर लाइट निकल रहा है तो ऑब्वियसली बल्ब की चारों तरफ से निकलेगा, न कि एक ही तरफ से निकलेगा। तो अगर कोई लाइट है, गोल है, कोई स्रोत जो अगर गोलीय है तो वहाँ से निकलने वाला लाइट भी गोलीय निकलेगा, यानी वहाँ चारों तरफ लाइट निकलेगा। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल है, कुछ इस तरह से है, तो लाइट भी इसी के तरह निकलेगा, ऐसे सिलेंड्रिकल निकलेगा। और अगर सन का, अगर लाइट का सोर्स जो होता है वो सन को माना जाए, यानी सूरज को प्रकाश का स्रोत माना जाए, तो वो समांतर आती हैं, क्योंकि सूरज पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा है और यहाँ से वहाँ से जो लाइट आ रहा है वो बहुत दूर से आ रहा है। ऐसे मान के चलेंगे कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम ये मानते हुए चलेंगे कि वहाँ से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, एकदम समांतर आ रही हैं। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में करना था, क्योंकि अगर हम इसे कहीं लाइट में करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए हमें इस एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में करना था, जिसके लिए हमें कोई अपना खुद का सोर्स लगाना था, लाइट का, यानी प्रकाश का खुद का स्रोत लगाना था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक गोलीय कुछ इस तरह का सोर्स रख दिया, लेकिन यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो गोलीय होगी, लेकिन यहाँ पर गोलीय सोर्स नहीं चाहिए था, इसलिए उसने यहाँ पर एक उत्तल लेंस डाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलें तो ये लेंस द्वारा इसे मोड़ दिया जाए। इसे मोड़ दिया गया। अभी लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, चूँकि आपने लेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना। तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दिया उन्होंने, जो इस तरह से जो लाइट जा रहा है इसको मोड़ के इसके पैरेलल कर दिया। तो उन्होंने देखा कि लाइट यहाँ से टकरा करके, यहाँ जो किनारा है यहाँ से टकरा करके ऐसे इधर या तो जा रहा है या तो इधर जा रहा है। इसमें भी वही काम हुआ, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन भी है, प्रकाश की किसी दीवार के किनारे से अथवा किसी छिद्र से टकरा करके मुड़ जाता है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और हमने इमेज भी इसके डाल दिए हैं, आप देख लीजिए कि विवर्तन कैसे होता है, और व्यतिकरण की इमेज भी डाले होंगे। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी एक नया पर्टिकुलर चैप्टर है, जो फार्मूला भी इसमें ड्राइव किया जाता है कि इसमें भी फ्रिंजेस कैसे मिलेंगे, या लेंस कैसा होगा, छिद्र कितना चौड़ा होगा, यहाँ पर्दे पर कितने चौड़ाइयाँ बनेंगी। ये सारी चीज़ें विवर्तन के लिए पूरा चैप्टर है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये थी लाइट की इंटरेस्टिंग 5 गुण, और छठा गुण है हमारा, सॉरी, इसके 5 गुण और 4 गुण और 5वां गुण है हमारा। एक्चुअली छठवां टॉपिक है, गुण 5वां है, जो है ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, इसे भी हम बहुत आसानी से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर देते हैं। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेलुलोज की झिल्ली, सेलुलोज आप जानते हैं एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। बहुलक भी आप केमिस्ट्री की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बहुलक का पूरा चैप्टर है। तो बहुलक नाइट्रोसेलुलोज था, उसकी एक पारदर्शी झिल्ली होती है। सेलुलोज होता है वो पारदर्शी होता है, अगर उसके झिल्ली बना दिया जाए तो पारदर्शी होगा, दोनों तरफ से दिखेगा बहुत ही आसानी से। तो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली में इस तरह से मान लेते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है जो पारदर्शी है। एक हार्पेथाइड नाम का तत्व होता है जिस पे इसे इस तरह से बिछा दिया जाता है, ऐसे रख करके
बिछा दिया जाता है और फिर से एक नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को इसी के ऊपर रख करके उसे पैक कर दिया जाता है और हार्पेथाइड को उसी में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ध्रुवित कांच बन जाता है, पोलराइज्ड ग्लास बन जाता है। और जब यहाँ से प्रकाश निकलता है, इससे होकर के निकलता है, तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। आपने वेल्डिंग मशीन देखा होगा या फिर कहीं किसी दुकान पर, किसी बिल्डिंग वाले दुकान पर या फिर किसी इंजीनियर को जब आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, तो वेल्डिंग में स्पार्किंग होता है। उस स्पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा खराब करती है। तो या तो एक चश्मा, एक प्रकार का एक बहुत ही विशेष प्रकार का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक बड़ा सा हेलमेट टाइप का होता है, उसे आँख के सामने रख करके वो वेल्डिंग करते हैं। वो जो वेल्डिंग के लिए ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो पोलराइज्ड ग्लास होता है, जो इस तरह से बनाया जाता है। आप ध्रुवण चैप्टर में भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्लास बनाया जाता है ताकि लाइट की इंटेंसिटी को, यानी प्रकाश की तीव्रता को कम किया जा सके। और आजकल की जो नए मॉडर्न टाइप की गाड़ियां आ रही हैं, उसके आगे जो ग्लास लगे होते हैं, शीशे, वो आगे की लाइट्स ज़्यादा चमके ना, इस वजह से उसको भी आजकल पोलराइज्ड बनाया जा रहा है, जैसे जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि रात में जब गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, तो इधर से तो लाइट जला के जा ही रहे हैं, उधर से लाइट जला के आते हैं, तो गाड़ियों की लाइट बहुत तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से आँख चकमका जाता है और एक्सीडेंट टाइप का होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ पर पोलराइज्ड ग्लास लगा दिया जा रहा है ताकि लाइट की इंटेंसिटी कम हो। इसका ये मतलब नहीं है कि दिखेगा नहीं करेगा, हम केवल इंटेंसिटी लाइट की कम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक सोर्स रख देते हैं, तो यहाँ से निकलने वाला जो लाइट का इंटेंसिटी होगा कुछ इस तरह से होगा। इसमें जो विद्युत होंगे वो प्रकाश के चलने की दिशा के सभी संभवतः दिशाओं में होंगे। ठीक है, इट मीन्स ये एक सोर्स है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस सोर्स में प्रकाश का जो विद्युत वेक्टर होगा वो संभवतः सभी दिशाओं में होगा। जिस दिशा में संभव हो सके उन पूरे दिशाओं में ये वेक्टर होंगे, जिसकी वजह से ये जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर एक पोलराइज्ड ग्लास लगा दें, यहाँ पर हमने एक पोलराइज्ड ग्लास लगा दिया। अब यहाँ पर प्रकाश इस तरह से तो चल रहा है, लेकिन प्रकाश के चलने की दिशा में जो विद्युत वेक्टर होंगे प्रकाश के, वो किसी एक ही दिशा में पाए जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो प्रकाश तो रहेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये ध्रुवित प्रकाश कुछ व्यापारिक तरीके से, ये जो पोलराइज्ड ग्लास है, ये व्यापारिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसे बना करके गाड़ियों में लगाने के लिए, या फिर वेल्डिंग मशीन जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए चश्मे बनाने के लिए, या फिर आजकल सन ग्लासेस आते हैं जो बहुत महंगे क्वालिटी के होते हैं, उनके चश्मे में जो ग्लास लगा होता है वो पोलराइज्ड ग्लास होता है, जो हमारी आंखों को बहुत हानिकारक किरणों से या फिर अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, और हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं उससे। तो ये ध्रुवित ग्लास जो है, ध्रुवित कांच जो है, वो इसका एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं लाइट में, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ध्रुवण हो गया है, या लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बता दी, और अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक प्रॉपर्टी को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। में पहले नंबर पे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन।
तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब इस तरह का अगर कोई दर्पण है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु का, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह हो गया डेफिनेशन। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको यहीं से उतारना है तो यहीं से उतार सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो कापी और पेन लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि अगर आप साथ में लेके बैठते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। आपको नोट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे और आपको समझ में बहुत आएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट से हम कॉपी कर लेंगे, तो ये गलत है। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे अगर आप नोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नोट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और बात रही सही या ख़राब की, तो जो हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं आप उससे मिला लेंगे, और हम जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं शायद आपको उससे बढ़िया नोट्स और कहीं ना मिले। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि यदि प्रकाश की किरण किसी चलिए हम आपको एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को दूसरे बिंदु का या फिर पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया आपका प्रतिबिंब का डेफिनेशन। अब हम एक अनदर चैप्टर पढ़ते हैं, लेंस क्या होता है। ये हो गया प्रतिबिंब। और दूसरा हमारा टॉपिक है लेंस। दो पारदर्शी पृष्ठ अगर हैं कुछ इस तरह से दो पारदर्शी पृष्ठ हैं और इन्हें जोड़कर एक माध्यम बना दिया, पारदर्शी माध्यम बना दिया जाए, तो ये लेंस होगा। लेंस तो आपने बहुत बार देखा होगा या फिर लेंस का नाम सुना होगा, उसी का डेफिनेशन बता रहे हैं। लेंस कहते हैं ये वही लेंस है जिसके बारे में हमने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जो या तो प्रकाश को मोड़ देता है या तो उसको फैला देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस होता है एक, और दूसरा होता है अवतल लेंस। ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी। आई थिंक इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और अगर आप यहाँ से नोट चाहते हैं तो उसे ज़रूर कलेक्ट कर सकें, और डिस्क्रिप्शन में तो दिए ही होंगे। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। लेंस कुछ इस तरह से होता है और इसे लेंस के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण का डेफिनेशन देखिए, अगर मान लेते हैं एक गोला है,
कुछ इस तरह से एक गोला है और इसका छोटा सा भाग काट के इतना निकाल लिया जाए, यानी इसका पूरा एक छोटा भाग काट के निकाल लिया जाए और इसका एक पार्ट किसी पारे से या रेड ऑक्साइड से, किसी में दोनों में से किसी एक से कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग जो होगा वो बहुत ही परावर्तक होगा, बहुत ही चिकना होगा। इस तरह से बने ऑब्जेक्ट को, इस तरह से बने यंत्र को दर्पण कहते हैं, या फिर इसे गोलीय दर्पण एक्चुअल में कहेंगे। एक्चुअल में कोई भी कांच हो, अगर पीछे से कलई किया गया हो, एक किनारे पर कलई किया गया हो, तो वो दर्पण कहलाता है। और दर्पण जो होते हैं वो इमेजेस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, हम समझते हैं। तो इस तरह से हो गई गोलीय दर्पण की डेफिनेशन। और नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, ये एक गोला था, एक खोखला और पारदर्शी गोला, जिसमें से दर्पण को इस तरह से काट के निकाला गया था, यहाँ से काट के निकाला गया था। तो इस गोले के केंद्र, ये जो इस गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। ये होता है वक्रता केंद्र। और ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और दर्पण के बीचों बीच, दर्पण के परावर्तक तल के बीचों बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी और ये समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपको जानने वाली चीज़ें हैं। तो ये हो गई आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में इसे मिस ना किए हों तो बहुत अच्छी बात है। और आगे की चीज़ें हम कल देखेंगे। कल की चीज़ों में हम देखेंगे कि दर्पण से संबंधित लेंस क्या फार्मूले, यानी फार्मूला, यानी दर्पण का जो फार्मूला होता है उसे हम ड्राइव करेंगे और लेंस का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से इसे ड्राइव करेंगे, आपकी ज़बान पे छा जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, रटने वाला बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।